हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि हम अभी केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। मैंने बोला था कि जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम आगे का जो मेन टॉपिक है मोल, हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को रिवाइज करेंगे। और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो हम इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं छोटा सा एटॉमिक मास क्या है एक्चुअली। तो जब हमने एटॉमिक मास की बात की थी तो हमने क्या बोला था कि एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब हम बोलते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू P प्लस N। मतलब कि जो एटॉमिक मास आएगा वो क्या आएगा कि जितने प्रोटॉन के नंबर होंगे वो, जितने न्यूट्रॉन के नंबर होंगे वो, उन दोनों का सम करके हमको क्या मिलता है, एटॉमिक मास मिलता है। तो हमने डेफिनेशन में देखी थी कि एटॉमिक मास मोस्टली comes from the combined mass of the protons and neutrons in the nucleus। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के कंबाइंड नंबर से जो भी हमारा मास आता है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। कुछ एग्जांपल्स यहाँ है, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट क्लास में याद भी करके आना है। स्पेसिफिकली मैंने बोला था 20 तक तो आप याद कर ही लें। तो एक एटॉमिक नंबर है, दूसरा क्या है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे किसी के पास 10 एटॉमिक नंबर है, किसी का कितना एटॉमिक नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो उसके पास कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, हमारे पास 10, ठीक है। और प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोटॉन के बराबर ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के नंबर बराबर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर। इतना आया समझ में, ठीक है। उसके बाद जो एटॉमिक मास होता है, अभी हम मास पढ़ा था हमने कल कि मास एक फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम किस में करते हैं, केजी में। तो जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है P प्लस N। क्या होता है एटॉमिक मास, P से क्या हो जाएगा, N से। तो किसी के पास 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 20। तो एटॉमिक मास क्या हो गया इसका, 20। और ये सबका क्या है, फिक्स है, जितने एलिमेंट है सबका फिक्स है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। कार्बन का कितना है, 12 है। इसका मतलब इसके पास क्या होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक मास है ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऐसे ही नाइट्रोजन का कितना हो गया, 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। हमें ये याद करना, हमें 20 तक याद करना है। कितने तक, अभी 20 तक। आज घर जाके 20 तक याद करना, उसके बाद हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो तुम्हें पूरा याद होना चाहिए लगभग। एटॉमिक मास आया अभी, नोट तुम लोग वीडियो से कर लेना बाद में ना, ठीक है। तो अब एटॉमिक मास क्या हो गया, एटॉमिक लिखा है मतलब कि सिंगल एटम का, एटॉमिक लिखा है मतलब कि सिंगल एटम का, तभी हमने सिंगल डिस्कस किया। पर अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास। तो हम किसका निकालेंगे अब, मॉलिक्यूल्स का। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ गया मेरे पास NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। क्या नाम है इसका, अमोनिया। तो ये मॉलिक्यूल है एक, तो इसका क्या निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ नाइट्रोजन की बात करेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो क्या है ये अलग अलग एटम। तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास 14, इसका एटॉमिक मास 1। एटॉमिक मास डिनोटेड बाय A, मॉलिक्यूलर मास डिनोटेड बाय MW डिनोट करता है किसको, मॉलिक्यूलर मास को, या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, ठीक है। हम दोनों एक ही चीज़ बोलते हैं अभी हम यहाँ पर। तो MW इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, A इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। मास मतलब उस एटम का जितना भी वजन होगा, जितना भी हम मास कैलकुलेट करते हैं वो, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, जैसे मैंने NH3 लिया। अब NH3 में क्या करना है, तुम्हें कौन से एटम दिख रहे हैं, कितने टाइप से एटम दिख रहे हैं, न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 2 एटम है, 2 के अलावा कोई और है क्या। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन लिखा, बीच में प्लस लगाया बड़ा सा, और यहाँ क्या लिख दिया, नाइट्रोजन कितने हैं इधर देख के बताओ, 1। तो क्या करेंगे, 1 इंटू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 इंटू हाइड्रोजन अभी, है ना। फिर नाइट्रोजन का कितना होता है मास, एटॉमिक मास सिंगल वाला 14, तो 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना हो गया 14 इंटू 1 प्लस 3 1 जा इक्वल्स टू
70। तो नाइट्रोजन NH3 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 70। तो इस तरह से हम सबका निकालते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, H2SO4। H2SO4 का कॉमन नेम क्या है? H2SO4 को हम बोलते क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये तुम लोग को नाम याद करना है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4 होगा, HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड है तो HNO3। सबको याद करना है क्योंकि कहीं ऐसा लिखा होगा H2SO4 क्या लिखा आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ कौन कौन दिख रहा है तुम्हें? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तीनों चीज दिख रहे हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ? हाइड्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन, बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। सल्फर कितने हैं? तो 1 इंटू सल्फर प्लस। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 4 इंटू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कितना होता है अभी हमने पढ़ा पीछे? 1 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कितना हो गया? 2 1 जा 32 1 जा 16 4 जा कितना आया? 98। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? आया समझ में? नेक्स्ट सॉल्व करो। नेक्स्ट है C6H12O6। ठीक है, देखो कैसे किया हमने इसको सॉल्व। हमारे पास तीन चीजें दिख रही हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने हमारे पास? 6, तो 6 इंटू कार्बन, हाइड्रोजन है 12 तो 12 इंटू 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 6, तो 6 इंटू हाइड्रोजन एंड 6 इंटू ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और इन तीनों के बीच में प्लस। तो 12 6 जा 72, 12 1 जा 16 6 जा कितना हो गया? 180। तो ग्लूकोज का कितना आ गया? 180। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। NH3 हमने कर लिया अभी, कितना होता है? 17। उसके बाद कुछ इस तरह का जब हमको दिखता है तो हम क्या बोलते हैं? देखो ऐसा, ये ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट बना है, इसका मतलब ये है कि जो ये 2 है ये इसमें भी 2 बार है और इसमें भी 2 बार है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे? कौन कौन दिख रहा है तुमको? कैल्शियम दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि C और A 2 लोग हैं। C A क्या है? हमेशा 1, कैल्शियम मतलब 1। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। तीसरा क्या है? कैल्शियम कितने हैं? 1, तो 1 इंटू कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा है? 2। इसका मतलब कि 2 इंटू ऑक्सीजन तो O2 है और 2 इंटू हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन 2 है। आया समझ में? तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? तो कैल्शियम का कितना होता है? 40, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। इतना याद हो गया ना अभी अपन को। तो 40 1 जा 16 2 जा 2 1 जा कितना हो गया? 40 70 74 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करो जब तक। C12H22O11 किसका फॉर्मूला है ये? अच्छा, CaOH क्या था? CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का। किसका है? सुक्रोज का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने हैं? 12, तो 12 इंटू कार्बन, 22 इंटू हाइड्रोजन, 11 इंटू ऑक्सीजन। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 12 का 144, 22 1 का 22 प्लस ये आएगा कितना? 1616 कितना? 332। कुछ मिस्टेक है कि देखो एक बार। 176 कितना हो गया ये? 6 4 10 2 12 7 8 9 10 342। ठीक है, कितना आएगा? हाँ, तो ठीक है, गलत इसलिए हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारा? 342।
किसका है ये? सुक्रोज का 342। ग्लूकोज का कितना था? 180। नीचे क्या है? CaCO3, इसका भी हम सॉल्व करते हैं। निकालो अपनी अपनी कॉपी में क्या आएगा। तो जब हम CaCO3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 चीजें दिख रही है। देखो अभी तक 3 दिख रहा है यहाँ पर, Ca, C और O। इनका जो हम वेट लिख रहे हैं वो सबका फिक्स है। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये फिक्स है। अभी मैंने टेबल पढ़ी थी ना एक, उसमें लिखा था ना, ऐसा पीरियोडिक टेबल है पूरी, उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है, मतलब याद कर लेना बस। तो कैल्शियम कितने हमारे पास? 1, तो 1 इंटू कैल्शियम। कार्बन कितने हैं? 1, तो 1 इंटू 1 इंटू कार्बन, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन। तो 1 इंटू कैल्शियम का कितना था? 40, प्लस कार्बन का कितना था? 12, ऑक्सीजन का कितना था? 16, तो 40 1 जा 40, 12 1 जा 12, 16 3 जा 48, कितना है टोटल? 100 हो गया। 100, ठीक है। तो CaCO3 का कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास? 40, 80, 90, हाँ ऑक्सीजन का 16, ठीक है, आया समझ में? बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है HNO3, मतलब क्या होता है? हाँ, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। क्या होता है HNO3? नाइट्रिक एसिड। तो H दिख रहा है हमें, N दिख रहा है हमें, और क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो H कितने हैं? 1, तो 1 इंटू हाइड्रोजन, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं? 1, तो 1 इंटू नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन। तो 1 इंटू 1, नाइट्रोजन का कितना हो गया था? 14, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो 16 3 जा 48, 14 और ये 1 1 जा 1, तो कितना हो गया? 40, 50, 63। तो नाइट्रिक एसिड का कितना आ गया? 63, ठीक है। नेक्स्ट है NaOH। निकालो जल्दी से NaOH का कितना है। इसका जो नाम है वो क्या है? सोडियम 23। जो जो नए आते जा रहे हैं उनको भी कभी याद करते जाओ। जैसे सोडियम आ रहा है 23, तो 23 याद कर लेना। 16, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23। किसका? 40, ठीक है। कैसे आएगा? देखो हमारे पास एक मिला हमें क्या? सोडियम। इसको 2 नहीं मानना है, हमेशा जब भी ऐसा रहेगा तो क्या रहता है वो? हमेशा 1, है ना। दूसरा O, तीसरा H, तो तीनों 1 1 है। डायरेक्ट लेके प्लस कर देते तो इसका कितना जाएगा? 23, इसका प्लस कितना हो जाएगा? 40, 20, 30, 39 प्लस 1 40, ठीक है। आ रहा है इंद्री समझ में अब कुछ? HCl का, HCl में याद कर लो। HCl क्या है पहले ये बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है और Cl मतलब क्लोरीन। कितना होता है? 35.5। कितना होता है? हाँ, इसका होता है 35.5। इसका कितना होता है? 1। टोटल कितना आ गया? 36.5। ऐसा प्लस नहीं करते अपन, ये प्लस ऐसा नहीं करते, है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे ना, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब पॉइंट ये 0, तो 1.0, तो कितना आएगा? 36.5, सॉरी, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट है CH3COOH। क्या है इसका? देखो इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। अब यहाँ कौन है? एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। हमें सिर्फ टोटल नंबर काउंट करने, कितने नंबर काउंट करने हैं? टोटल। तो मैंने यहाँ लिखा कार्बन, मैंने यहाँ लिखा ऑक्सीजन, मैंने यहाँ लिखा हाइड्रोजन। कार्बन काउंट करो कितने? एक ही हो गया, तो कितने हो गए? 2 इंटू कार्बन। ऑक्सीजन काउंट करो कितने? तो 1 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो कितने?
3a 1a, तो कितने हो गए 4, तो 4 इंटू हाइड्रोजन, ठीक है, तो 2 इंटू कार्बन में कितना था 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 12 2 ज़ा 24, 16 2 ज़ा 4 1 ज़ा, तो 30 40 50 56 और 60, ठीक है, कोई डाउट? 10 एक क्वेश्चन करा रही हूँ तो अब बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी एक हेडिंग आती है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज वर्ड का मतलब समझते हो अभी तक? सुना है कभी एवरेज स्पीड, एवरेज मार्क्स? सुना है? जैसे मानो कि हमारे एक मार्क्स हैं, ठीक है, सपोज मेरे मार्क्स है, तो मेरे फर्स्ट टर्म में आए मेरे 50 मार्क्स, सेकेंड टर्म में आए मेरे 54, थर्ड टर्म में आए 56, ठीक है। तो इन सब का हम एक एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम सबका? एवरेज। एवरेज निकालेंगे मतलब मैं एक पॉइंट बता दूंगी कि हाँ इतने लगभग मेरे मार्क्स आए, हर सब्जेक्ट हर उसमें आए, हर टर्म्स में। तो मैं बोल देती हूँ मेरे 52 मार्क्स एवरेज है। कितने मार्क्स एवरेज है? या मैं बोल देती हूँ 50 मार्क्स मेरे एवरेज है। कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। तो क्या जब मैंने बोला कि मेरा एवरेज जो है वो 50 है, तो क्या मेरे हर टर्म में 50 मार्क्स आए इसके अकॉर्डिंग, 50 के अकॉर्डिंग? फर्स्ट में 50, सेकंड में 52, थर्ड में 54, तो मैं सब में 50 तो क्रॉस किया ना मैंने, तो मैंने एवरेज 50 बोला, इसका मतलब कि सब में 50 तो मैंने क्रॉस किया ही होगा। उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उससे थोड़ा कम हो सकता है, पर एक एवरेज कितना आया मेरा? 50। मतलब मैं अगर एक बार में बोलना चाहूँगी तो बोलूँगी कि मेरे एवरेज 50 मार्क्स हैं पूरे एग्जामिनेशन से। समझ आया? तो वैसे जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे क्लोरीन, नाम सुना है क्लोरीन? अब क्लोरीन है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। तो अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा है, तो हमारे पास 2 टाइप्स के क्लोरीन होते हैं। कितने टाइप्स के? एक का एटॉमिक मास होता है 35 और एक का एटॉमिक मास होता है 37। ये दोनों ही हमारे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन, मतलब हमारे यहाँ पाए जाते हैं दोनों। जब दोनों ही पाए जाते हैं, पर मैं हमेशा यूज तो एक ही करूँगी। जैसे अभी तक हम क्लोरीन ले रहे थे, HCl लिया हमने, तो वहाँ पर हमने क्लोरीन का मास क्या लिया था? 35.5। जब 35.5 लिया तो मैंने कैसे बताया कि मैं इसका ले रही हूँ या इसका? वो तो दोनों का ही नहीं है ना दोनों का, इसका 35 इसका 37 है। तो जब जो एक सेम एलिमेंट होता है वो डिफरेंट मास में या आइसोटोप के फॉर्म में अलग अलग परसेंटेज में पाया जाता है, तो उन सब का हमें क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, उसी को यूज़ करेंगे हम हर एक फॉर्मूले में और हर एक चीज़ में। तो जैसे देखो क्या है, इन दोनों का अलग है, इनका परसेंटेज भी अलग है कि कुछ 74% पाया जाता है, 75 और 24, ठीक है। मतलब कि 75% अर्थ में पाया जाता है और ये 25 के समथिंग पाया जाता है। हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं 25%, ठीक है। टोटल क्लोरीन की बात करें, टोटल क्लोरीन में से 75% ये, 25% ये, तो हम बोलेंगे कि इस दोनों का मिला के हमें एक थर्ड क्लोरीन चाहिए जिसको हम क्या बोल सके? एवरेज निकाल सकें जिसका, और जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। समझ आया एवरेज एटॉमिक मास क्या है? देखो, एवरेज एटॉमिक मास इज द वेट एवरेज ऑफ द masses ऑफ ऑल द एटम्स इन अ नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। एवरेज मास है उस एटम का जो अर्थ में या जो नेचुरली प्रेजेंट है, अलग अलग आइसोटॉप्स के फॉर्म में, अलग अलग डिफरेंट मासेस के फॉर्म में, ठीक है। आया समझ में एवरेज एटॉमिक मास क्या है? ठीक है, तो इसका हम एक फॉर्मूला होता है, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास का। हम क्या लिखते हैं? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय x1 प्लस x2। m1 मतलब कि मास, m1 मतलब, x1 मतलब कि परसेंटेज। तो जैसे मैंने बोला, अभी मैंने बोला क्लोरीन एक 35 वाला था और क्लोरीन एक 37 वाला था। ये वाला 75% अर्थ में प्रेजेंट है और ये वाला 25% प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने इसका मास लिखा यहाँ पर, इसका परसेंटेज लिखा यहाँ पर, इस वाले का m2 का मास लिखा यहाँ पर और x2 में इसका परसेंटेज लिखा, और नीचे क्या है? x1 प्लस, तो दोनों का परसेंटेज मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 100 ना, 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x1 प्लस x2 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम टोटल परसेंटेज भी लिख सकते हैं, मतलब 100%। आया फॉर्मूला समझ में? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू m1 x1, जो भी एलिमेंट है उसका मास और उसका परसेंटेज कितना वो प्रेजेंट है।
प्लस दूसरा उसका मास और उसका परसेंटेज अपॉन में टोटल परसेंटेज। टोटल तो हमेशा 100 होता है, 100 के ऊपर परसेंट होता है क्या? नहीं सुना ना? तो टोटल क्या हो जाएगा 100। अब मान लो किसी में 3 आइसोटॉप फॉर्म 3 एलिमेंट्स में पाया जाता है, तो जैसे x1 था, जैसे क्लोरीन एक 35 था, एक 37 था, अब तीसरा एक और 39 आ गया, तो हम क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम प्लस लगा के क्या लिख देंगे? M3 और x3 अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस x3, तब भी टोटल कितना आएगा हमारा? 100%। समझ आ गया? ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, सॉल्व करते हैं अपन एक एग्जाम्पल। ब्रोमीन सुना है? जब फ्लोरीन आता है तो उसके पास क्या आता है? ब्रोमीन भी आता है, ठीक है। 49.7% है ये, और दूसरा वाला 50.3% है। तो क्या देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये मेरा M1 है, ये मेरा ये इसका जो मास है ये मेरा M2 है, ये मेरा X2 है। तो जब हम यहाँ पर एवरेज मास निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? M1 X1 अपॉन में टोटल। तो M1 कितना है हमारा? 79 इंटू कितना हो गया? 49.7 प्लस M2 कितना है हमारा? 81 इंटू 50.3। हम एक काम करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट मतलब समझते हो? जैसे मैंने बोला 49.99, तो मैं इक्वल्स टू कितना ले लूँगी? 50। अप्रॉक्सीमेशन ये होता है, ठीक है। तो अपॉन में कितना हो गया? 100। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको 49 ना लेके मैं इसको ले रही हूँ कितना? 50। चलो 49.7 ही ले लेते हैं, ये 49.7 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 49.7 इक्वल्स टू इतना सारा 3926.3। हाँ 3926.3 प्लस 81 इंटू 50.3 4074.3। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? अरे 8000.6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3926.3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4074.3। दोनों का ऐड किया कितना आ गया हमारा? 8000.6। और सबको पता है यहाँ पर डिवाइड में कितना चल रहा था हमारा? 100। तो जब हम क्या करेंगे, 8000.6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 80। तो हम एवरेज एटॉमिक मास कितना लेते हैं ब्रोमीन का? 80, ठीक है। तो इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने का। भी ऐसा हो सकता है कि तुमसे M1 पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? ये देंगे गिवन और ये हमसे पूछ लेंगे, या परसेंटेज पूछ सकते हैं, कुछ भी एक चीज़ को हमेशा गायब कर देंगे, ठीक है। पर फॉर्मूला ये वाला याद रखना, एवरेज एटॉमिक मास का कौन सा? M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन में टोटल परसेंटेज, मतलब कि 100 या फिर X1 प्लस X2, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं मोल। मैंने बोला था मोल कल, मोल क्या होता है? जिससे मोल होता है मोल होता है। पर मोल से हम क्या डिसाइड करते हैं? मैंने कहा था कि मोल क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है, मतलब हम मोल से कुछ ना कुछ नापते हैं, है ना। क्या नापते हैं? जो हमारे केमिकल, जो हमारे सब्सटेंसेज है, एलिमेंट्स हैं, उसको हम किससे नापते हैं? मोल से, ठीक है। यूनिट क्या होती है मोल की? हाँ मोल ही होती है, बस रिप्रेजेंट उसको हम कैसे करते हैं? MOL से। तो क्या है? 1 मोल इज द amount of substance that contain as many elementary entities। 1 मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, वो एक ऐसी क्वांटिटी, उसके अंदर क्या क्या होगा? देखो, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। मतलब जैसे मैंने 1 बोला, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो मैंने मोल बोला तो मैं उसके अंदर उसके एटम्स भी काउंट कर सकती हूँ, उसके मॉलिक्यूल्स भी, उसके इलेक्ट्रॉन भी, उसके प्रोटॉन्स भी, उसका सब कुछ। तो ये सब किसके अंदर आ गया? 1 मोल के अंदर, हो या मोल के अंदर, ठीक है। और उसके आगे, एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। और क्या होता है, जो हम मोल लेते हैं वो किससे कंपैरिजन लेते हैं? कार्बन के। कार्बन को एक हमने स्टैंडर्ड माना है, कार्बन को हमने क्या माना है? एक स्टैंडर्ड माना है। इसका मास होता है 12,
कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो हम इसके कंपैरिजन में बोलते हैं या इसके इक्वल में आता है, ठीक है। कार्बन को भी छोड़ो, सिर्फ याद रखो अभी कि जो मोल है वो क्या है, मेजरिंग यूनिट है। एक ऐसी एंटाइटी जिसके अंदर क्या क्या आता है, एटम आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, है ना, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम सब काउंट कर सकते हैं एटम्स किसके अंदर, मोल के अंदर, ठीक है। बाकी यूनिट तो पता ही है, MOL मोल, ठीक है। ये मोल का फॉर्मूला है, ये सबको याद करना है। मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने तीनों के बीच में इक्वल लिखा है, इसका मतलब क्या है कि तीनों इक्वल है एक दूसरे के। हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ये इसको अगर मैं A मान लूँ तो A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू C, C इज इक्वल्स टू D। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं A C के बराबर है और B D के बराबर है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं। A B के बराबर है, B C के बराबर है, C D के बराबर है, तो अल्टीमेटली A C के बराबर होगा कि नहीं होगा, B D के बराबर होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही जब हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं मोल के, कौन कौन से। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट पता है तुम लोगों को, मैंने बताया था वेट केजी में लेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट पता है भी अपन ने सीखा निकालना, जो भी सीख रहे थे अपन HCl H2SO4, वो क्या है मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकेंड फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम बहुत अजीब सा है, क्या है इनका नाम, एवोगैड्रो। इनने एक लॉ दिया था, उसी लॉ के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको हमने क्या दे दिया, एवोगैड्रो कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो तुमको याद करनी है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, याद कर लो। आया समझ में। तो वैल्यू क्या हो गई, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। वैल्यू कांस्टेंट है, रिप्रेजेंट हम करते हैं Na से, और किसने दिया था, एवोगैड्रो ने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने बोला 1 मोल वाटर है, कितना मोल वाटर, 1 मोल वाटर। अब जो मैंने 1 मोल पानी बोला है, क्या उसके अंदर वाटर का एक ही मॉलिक्यूल होगा, मतलब सिर्फ ये एक होगा क्या, सिर्फ एक वाटर का H2O होगा कि नहीं, बहुत सारे H2O होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कौन होता है हमारा, NO, ठीक है। जैसे एग्जांपल सब समझो नॉर्मल, ये एक बीकर है, पतीला ग्लास जो भी ले लो, इसके अंदर मैंने इतना पानी डाल दिया। अब इतने पानी में सिर्फ मेरा एक ही H2O होगा क्या, नहीं, H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो, मॉलिक्यूल्स नहीं, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स से दूसरा कुछ होगा। उसके बाद V से क्या आता है, वॉल्यूम। V से क्या आता है, किस में लेंगे हम, लीटर में। मैंने कहा था वेट केजी, वॉल्यूम लीटर, तो वॉल्यूम किस में लेंगे हम, लीटर में। पर यहाँ एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं क्या, एट STP एंड NTP। क्या बोलते हैं हम, STP एंड NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नेशनल टेम्परेचर प्रेशर। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है। स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब कि जैसे मैंने बोला कि इस हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, हमारा बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो वो कितना है, तो जो स्टैंडर्ड होगा वो होता है हमारा 25 या 37 होता है, तो सॉरी हाँ 25 होता है, ठीक है, 25 हमारा बॉडी टेम्परेचर है। अब जैसे हमने स्टैंडर्ड की बात की, मतलब कि मेजॉरिटी के पास कितना होगा, 25 सॉरी। अब किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है ना। तो ऐसे जब हम स्टैंडर्ड की बात करते थे कि स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमेशा क्या रहती है, मोस्टली फिक्स है। तो जब हम STP और NTP बोलेंगे तो हम क्या, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और वॉल्यूम किस में लेंगे हम, हमेशा लीटर में। अगर ml में होगा तो हम क्या करेंगे, ml, मिलीलीटर में होगा तो हम क्या करेंगे, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में ना, मीटर कहाँ से आएगा, ठीक है। मिलीलीटर में होगा तो किस में कन्वर्ट करेंगे हम, जैसे मैंने बोला 1000 मिलीलीटर, तो हम क्या बोलेंगे, 1 लीटर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 1 लीटर। और एक कांस्टेंट वैल्यू है 22.4। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए मोल के, कौन कौन से, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर,
वॉल्यूम अपॉन 22.4। याद हो गए तीनों? मोल के कितने फॉर्मूले? 3। फर्स्ट वाला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सेकेंड वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, कांस्टेंट या नंबर दोनों चलेगा, ठीक है। वैल्यू कितनी है एवोगैड्रो की? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। उसका थर्ड फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट एसटीपी एंड एनटीपी। याद हो गया फॉर्मूला? ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है कि हम किसको क्या बोलते हैं, तो एन को हम क्या बोलते हैं? मोल। वेट, डब्ल्यू को वेट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी देख लो छोटा सा। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से क्या समझते हो? एक हम पार्ट बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन से क्या बोलते हैं हम? एक पार्ट। मैंने क्या लिया? मैंने एक मिक्सचर बनाया, ये मैंने एक मिक्सचर लिया, इसमें मैंने एक ए गैस डाली, एक बी गैस डाली, एक सी डाली, एक डी डाली, सारी मैंने गैस, सारा मिक्सचर बना दिया। अब ए के कुछ मोल होंगे, बी के कुछ मोल होंगे, सी के कुछ मोल होंगे और डी के कुछ मोल होंगे, क्योंकि हम तो मोल में मेजर करते हैं सारे सब्सटेंसेस को। तो मैंने क्या बोला? मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा मिक्सचर है, पूरे मिक्सचर है, उसमें इसका कितना पार्ट कैरी करता है? सिर्फ एन ए। समझ आया? जो पूरा मिक्सचर है उसमें सिर्फ ए जो है वो कितना पार्ट कैरी करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पूरे मिक्सचर में कितने मोल है? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 4 मोल है, इसके 5 मोल है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। 5 3 8 8 2 10 10 प्लस 4 14, टोटल 14 मोल का मिक्सचर बना है। तो उसका जो पूरे टोटल मोल का 14 है, उसका जितना कितना फ्रैक्शन जो है वो एन ए कैरी कर रहा है, ये हम बोलते हैं रेशो। हम क्या बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ वन कंपोनेंट टू द रेशो ऑफ टोटल। जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, हम उसे हमेशा कहाँ रखेंगे? ऊपर। अपॉन में क्या रख देंगे? टोटल। जैसे मुझे किसका निकालना है? ए का निकालना है। किसका निकालना है? तो मैं क्या करूंगी? एक्स ए, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, इक्वल्स टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। समझ आया? तो मैंने क्या किया? किसी भी एक कंपोनेंट का रेशो निकाला मैंने, किसमें? पूरे टोटल में, ठीक है। तो इट इज द रेशो ऑफ द मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल। आगे समझो फॉर्मूला। बी का लिख लोगे क्या? जैसे मैंने बोला मुझे बताओ कि एक्स बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एक्स बी का? एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन डी। समझ आ गया? ठीक है। हम मेनली 2 चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जैसे ये बीकर है, बीकर में मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया? पानी। क्या डाल दिया मैंने? पानी, ठीक है। अब मैंने इसमें ऊपर से क्या ऐड करी? शुगर। क्या ऐड करी? अच्छा, नमक, पानी और सॉल्ट का घोल कब पीते हैं हम पीते हैं ना, पानी में नमक डाल दो, शुगर डाल दो, फिर हम पी लेते हैं। घर में क्यों पीते हैं? बीपीलो में पीते हैं, है ना। तो जैसे जो मैंने पानी लिया, तो पहले हम पानी लेते हैं कि नमक लेते हैं? पानी। तो जिसे हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं हम हमेशा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। क्या? सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे इतना सारा नमक लेंगे फिर हमने पानी डाल दिया, नहीं करते ना ऐसा। कोई करता हो तो फिर पता नहीं। तो सॉल्वेंट ए से हो गया, ठीक है। अब जब हम ऊपर से हमने शुगर डाला, तो शुगर क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट है। सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। तो जब हम एक्स ए की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब हो सकता है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो जाए, तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे। जैसे कि मान लो सॉल्यूट में है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, बहुत सारी गैसेस, तो हम क्या लिख देंगे? एन ये, एन वो, एन डैश करके। समझ आ गया? ठीक है। तो हम फॉर्मूले में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने एक्स ए लिखा है, इसका मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ, अरे ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये याद रखना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती,
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिटलेस। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिटलेस। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से। एक्स है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स भी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हमने कहा था जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी सबको नीचे। तो मैंने ऊपर किसका रख दिया, सॉल्वेंट के मोल, अपॉन में Na प्लस Nb मतलब कि टोटल मोल। ऐसे ही Nb में B का निकालना है तो मैंने क्या लिख दिया, Nb अपॉन में Na प्लस टोटल। ठीक है, सेम दोनों चीजें। अब एक रूल है हमारा, XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। समझ आया, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का मिलकर हमेशा क्या आएगा, ऐसा हो सकता है कि कभी बताओ अब कि XA मेरा आ गया 1.5, हो सकता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि XA मेरा 0.9 आया, XB मेरा 0.1 आया, ये पॉसिबल है क्योंकि क्या हो जाएगा मिलके ऐसा। तो जब भी हम मोल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो हमें याद रखना है कि हमारा कुछ भी ज़्यादा ना हो। अगर हमारा कुछ आंसर मान लो XA का कभी ऐसा आ रहा है 1.5, यहाँ पर 0.9, तो हमें समझ जाना है कि हमने कुछ तो गड़बड़ी की है, क्योंकि XA प्लस XB हमेशा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है XB पता है, मान लो मैंने XA दे दिया 0.5, क्या दे दिया मैंने, XA 0.5। अब मैंने XB पूछा है, क्या पूछा है, XB, तो निकाल लोगे, टोटल 1 है, XA हटा दो, कितना बचा हमारे पास, XB मतलब 0.5। सिंपली कहने का मतलब ये है, ये गिवन है हमें XB निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको उस साइड भेजूंगी, तो XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5, और मेरा आंसर आ जाएगा फिर से 0.5। ठीक है, तो ये हमें आगे सॉल्व करना है। आगे समझ में इतना क्वेश्चन बनेंगे। अब चलो लिखो क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन और मोल के फॉर्मूले आप एक बार बता दीजिए। एक सेकेंड बता रहे हैं। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। 2 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा मोल, मोल के 3 फॉर्मूले हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट STP और NTP। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट STP पे यूज करना है, बाकी इन दोनों को हम कभी भी यूज कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला ये है, मोल का। तो हमें जो भी गिवन रहेगा, मानो हमें वेट दिया है, क्या दिया है, मोल पूछा है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। वेट दिया है और वॉल्यूम पूछेंगे तो हम दोनों को इक्वल में रख देंगे, दोनों को बराबरी में रख देंगे। ये 2 वैल्यू कांस्टेंट है, वेट दिया होगा और वॉल्यूम पूछेंगे, तो हमें क्या करना है, 2 फॉर्मूले को कंपेयर करना है, जो गिवन है और जो निकालना है। गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, जो निकालना है मतलब जो फाइंड आउट करना है, दोनों को हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे। और जो मोल फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला हमने x से रिप्रेजेंट किया था। अगर x a है तो Na, मोल ऑफ A अपॉन में मोल ऑफ Na प्लस Nb। ऐसे ही क्या है XB, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ B अपॉन में मोल ऑफ A प्लस
मोल ऑफ V, मतलब कि Na प्लस Nb। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखा अभी, चलो फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, फिर अपन बात करते हैं। में क्या पूछा है, कैल फाइंड द वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा वॉल्यूम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्या फाइंड करना है हमको, वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क, एंड मोल, क्या फाइंड करना है, मोल, तो मोल में भी क्वेश्चन मार्क, जब भी कुछ है सबसे पहले हम मोल फाइंड करते हैं, फिर बाकी सब चीजें हम फाइंड करते रहेंगे। इन 56 ग्राम नाइट्रोजन, कितने ग्राम, 56 तो हमको गिवन क्या है 56 ग्राम, ग्राम लिखा है, इसका मतलब क्या दिया है हमको, वेट दिया है, क्या दिया है हमको, तो W हो गया हमारा क्या, WN2 इक्वल्स टू 56 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, N, तो N का फॉर्मूला बोलो, वेट वाला MW, तो बस एक ही यूज होगा हमारा फॉर्मूला, एक लगाएंगे है ना, तो वेट कितना हो जाएगा इसका 56, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा हमारा 28, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नाइट्रोजन बोला है, मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पर अभी N2, तो 28, तो 28 टू ज़ा 56, मतलब N इक्वल्स टू 2 आया, वेट लिया, मॉलिक्यूलर वेट लिया, वेट गिवन था इसलिए हमने वेट वाला फॉर्मूला लगाया, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया है 56 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमें याद होना चाहिए कितना होता है 28, एक नाइट्रोजन का 14, कितने का, एक नाइट्रोजन का ये 14, तो अब N2 है तो 14 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 28, तो मास कितना आ गया इसका, मॉलिक्यूलर मास 28, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 56, तो मोल आ गए। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो हमें STP NTP दिया है, तो हम क्या करेंगे, मोल और वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, मोल और वॉल्यूम, तो N इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4, क्या निकालना है, वॉल्यूम, इसको यहाँ भेजेंगे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू N इंटू 22.4 है ना, तो मोल कितने आ गए हमारे 22.4, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है।